हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टाइम्स ऑफ इंडिया नागपुर न्यूज कैप्सूल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक चौधरी और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है जो बहुजन रंग मंच भूमि जो है। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी जो है ये शायद एक ही ऐसे व्यक्ति होंगे हमारे भारत देश में जो इस पूरी जो एक प्रथा है इसको अभी भी आगे ले जा रहे हैं। ये जो जिसको बहुजन थिएटर भी कहा जाता है, जिस तरह से ये सोशल इश्यूज के साथ भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। बट इसके बारे में हम ऑब्वियसली जानेंगे वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी वेलकम। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी सबसे पहले तो हम एक बात जानना चाहेंगे कि बहुजन थिएटर जो एक वर्ड हम लोग बड़े कैजुअली सुनते हैं, मगर ये क्या है और ये क्यों अलग है हमारे दूसरे प्रकार के थिएटर से? क्या इसको डिफरेंशिएट करता है? थोड़ा सा आप हमें पास्ट में ले जाइए, थोड़ी इसकी हिस्ट्री पहले समझाइए। एक्चुअल में हम लोग बहुजन थिएटर के हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबसे पहले नाग थिएटर के तरफ जाना पड़ेगा। जो हमारे देश की जो नाग संस्कृति रही है, हम्म। जहाँ से इस देश का ये थिएटर की निर्मित हुई है, उस थिएटर से हमको आज बहुजन थिएटर के तरफ हम लोग कैसे आए हैं, मैं इसके ऊपर में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे देश की नाग संस्कृति रही है और नाग संस्कृति में कई कलाएं उसमें आते हैं। जैसे नाट्य कला भी आती है, नृत्य भी आता है, संगीत भी आता है, गायन भी आता है। ऐसे विविध कलाओं का एक जो सम्मिश्रण हम लोग हमारे देश में देखते हैं, तो वो नाग संस्कृति से वो कला की धरोहर हमें प्रारंभ में दिखती है। और नाग संस्कृति के बाद में या फिर नाग थिएटर के बाद में हमारे देश में हम लोग बुद्ध के काल में भी बहुत सारे थिएटर्स का संशोधन आज हमको बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो नाग थिएटर के बाद में बुद्धिस्ट रंगमंच जो फिर वहां से धीरे धीरे डेवलप करता हुआ इधर अश्वघोष तक आता है। अश्वघोष वो हमारे भारत के प्रथम नाटककार, आद्य नाटककार रह चुके हैं। उन्होंने, जैसा कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले वाद्य की निर्मित इस देश में की है। पहले वो संगीतकार भी रहे हैं, पहले वो गायक भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, निर्देशक भी रहे हैं और अभिनेता भी। इस तरीके से अश्वघोष का इस रंगमंचीय या कला के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद में हर्षवर्धन तक ये परंपरा, बुद्धिस्ट थिएटर की परंपरा हमारे नजर के सामने अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये नजर आता है। और उसके बाद में यदि हम लोग देखते हैं तो कई एक लंबा जो एक स्पैन है, वो स्पैन हम भी ये थिएटर हमको नजर नहीं आता है। फिर हम लोग उसको आज जिस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, तो हम लोगों को कबीर दिखते हैं जो अपने दोहे के माध्यम से, या फिर तुकाराम दिखते हैं, या फिर रविदास दिखते हैं। ये अपने दोहे, अपने भजन, अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को प्रबोधित करते थे। तो ये कुल जो नाग रंगमंच है या फिर बुद्धिस्ट थिएटर है, या फिर हम लोग इधर ये देखते हैं कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि बुद्धिस्ट थिएटर अश्वघोष तक की, तो ये जो थिएटर है ये बड़ा ही समृद्ध थिएटर हमारे देश का दिखता है। लेकिन उसके बाद में जो कालखंड हमें नजर आता है उसमें कहीं पर भी इस थिएटर या ये विचारों का थिएटर हमें दिखता नहीं है। और ये थिएटर जो रहा है, ये बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसका एक माध्यम उस समय में रहा है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि संत तुकाराम महाराज, संत कबीर, संत रविदास, ये भी बुद्ध के ही बातों को, बुद्ध के विचारों को अपने दोहों के माध्यम से, अपने भजन के माध्यम से वो एक थिएट्रिकल पॉइंट व्यू में वो रखते थे।
और उसके बाद में हम लोग जब देखते हैं कि शिवाजी महाराज तक का काल, इसमें कहीं पर भी ये थिएटर नहीं दिखता है। लेकिन जो लोग दबे कुचले लोग इस देश के रहे हैं, जिनका शोषण निरंतर इस देश में होता रहा है, और जो जंगलों में रहते थे, उस समय में शिवाजी महाराज के काल में या फिर उसके पेशवा के काल में हमको ऐसा नजर आता है कि ये जो समय था, इसमें तमाशा होते थे, भारूड होते थे, लावनी होते थे। तो ये सारी जो फोक कलाएं, जिसको हम लोग लोक कलाएं बोलते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं जंगलों में रहने वाले या फिर शहर के बाहर झुग्गियों में रहने वाले लोगों की ये निर्मित रही है, जो वो अपने अपने मनोरंजन के लिए वो उस तरीके से उस काल में किया करते थे। और ये फिर निरंतर हम लोग जब पढ़ते हैं, इसका संशोधन करते हैं, तो फिर इधर में हम लोग 1955 में, सॉरी 1855 में हम लोग देखते हैं महात्मा फुले जी के जो फुले सत्य शोधक जल से हमको नजर आते हैं। तो ये जो सत्य शोधक जल से जो नजर आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं लोक कलाओं से ही उद्बोधित होकर महात्मा फुले के काल में लोग ये एक तैयार होकर लोगों को उद्बोधित करने के लिए हमको सामने दिखते हैं। उसके बाद में हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये एक काम बड़े पैमाने पर किया है कि फुले के या फिर सत्यशोधक जलसों के बाद में अम्बेडकरी जलसे भी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आने लगे। और मैं एक बात इसमें बताना चाहूंगा आपको, जब हिस्ट्री में हम लोग आए हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, ये बड़े ही कला के मतलब कला में रुचि रखने वाले एक बड़े अभ्यासक और संशोधक के रूप में हमको ये दिखते हैं। लेकिन ये सामान्य लोगों तक ये बात अभी तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि बचपन में वो खुद तबला बजाते थे, और उसके बाद में वो जब बड़े हुए तो वायलिन भी बजाते थे। उन्होंने एक बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में जब वो बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय में उन्होंने शेक्सपियर के किंग लियर इस नाटक का एक अनुवाद किया, और किंग लियर का अनुवाद किया, और अपने कॉलेज के दोस्तों को लेकर उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन किया, मतलब डायरेक्शन भी किया, मतलब अनुवाद भी किया और उसका डायरेक्शन भी किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये सबसे पहला राइटिंग थी, जिन्होंने मतलब अनुवाद का जो प्रकार था, मतलब उन्होंने युवा अवस्था में ये किया, मतलब उसके पहले उन्होंने ऐसा कुछ बड़े पैमाने पर लिखा नहीं था। तो उनको जो इंग्लिश लाइब्रेरी में से जो ये पढ़ने को मिलता था, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता थी देश में, और अंग्रेज लाइब्रेरी के बड़े चाहते हुआ करते थे, और उस कारण बाबा साहब वो सारी चीजों का एक प्रभाव था। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर नाटक के ऊपर में समीक्षण भी किया करते थे अपनी जिंदगी में। उन्होंने कई नाटक उन्होंने देखे हैं, उनका समीक्षण किया है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि 1956 में जब नागपुर में उन्होंने धम्म दीक्षा ली, तो उस समय में उन्होंने युग यात्रा नाम का म.भ. चिटनीस ये जो राइटर थे, इनका नाटक उन्होंने नागपुर में 6 लाख लोगों ने उस समय में देखा। तो उन्होंने वो निर्मित जो थी वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी, और ये भारत की नहीं तो दुनिया के थिएट्रिकल इतिहास में ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये भी उन्होंने किया था। और उन्होंने जैसे औरंगाबाद में वो मिलिंद कॉलेज में स्टूडेंट्स को बोलते थे कि आपने नाटककार बनना चाहिए, मतलब ये स्टूडेंट्स को ये अपने व्याख्यानों में ये बताते थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये पता था कि नाटक ये एक बहुत बड़ा शस्त्र है, जिससे लोगों को चेंज किया जा सकता है, उनका मन और मत परिवर्तन किया जा सकता है। जी। और उनके बाद में दलित रंगभूमि का एक कार्य हमको इस रंगभूमि के ऊपर में फिर धीरे वो अम्बेडकर रंगभूमि के पास आता है, और फिर हम लोग वहां से बुद्धिस्ट थिएटर के तरफ
फिर जाते हैं। तो मैं इस चीज को इसलिए रिकंस्ट्रक्ट बताना करने की बार बार एक बात आप लोगों से कहते रहता हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ये एक्चुअल नाग थिएटर या बुद्धिस्ट थिएटर है। ये देश का मुख्य प्रवाह का थिएटर रहा है, और जो आज अलग अलग नामों में बटा हुआ है, फिर बहुजन रंगभूमि, दलित रंगभूमि, अम्बेडकरवादी रंगभूमि, ऐसे अलग अलग नामों में ये बटा हुआ है। तो जी इसको हम लोग बुद्धिस्ट थिएटर के माध्यम से फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके इस देश की जो मूल संस्कृति है, ये जी। थिएटर की जो संस्कृति है, इसको हम लोग वापस लाना चाहते हैं। इसमें वीरेंद्र जी हम जब नाटक की बात करते हैं तो नाटक का हर दौर में एक रोल होता है। जैसे कि आज से अगर हम 2000 साल पहले बात करें तो एक सांस्कृतिक रोल होगा, मगर जब हम हम्म, महात्मा फुले साहब के जो दौर था उसमें जो हम्म, नाटक हुआ करते थे उसका एक सोशल रीजन भी रहता था, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना। 100 साल हम्म, हम उसके बाद जब आते हैं 1950s के आसपास में, तो बाबा हम्म, साहेब के दौर जब देखेंगे तो उस समय भी थिएटर का काम था सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल अवेयरनेस, ये जो दौर था। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आज का जो दौर है वीरेंद्र जी, तो क्या अभी भी उस टाइप के सोशल रेलेवेंट थीम्स अभी भी दिखाए जाते हैं बुद्धिस्ट थिएटर में, या अब आप लोग वापस जो नाग थिएटर वाली संस्कृति उस तरफ जा रहे हैं? थीम्स की अगर मैं बात करूं, किस टाइप के ड्रामा होते हैं? हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जैसे थिएटर की जरूरत थी भारत को, बुद्धिस्ट थिएटर की जरूरत थी, हम्म। वो आज भी जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज इस ग्लोबलाइजेशन के युग में आदमी आदमी से दूर होता जा रहा है, और आदमी खुद को भूल कर, आदमी आज अगर हमारे देश की अगर हम लोग बात करेंगे तो इतना इतनी भयानक अवस्था हो गई है कि आदमी आदमी से दूर हो रहा है, ये तो एक बात है। लेकिन आदमी एक दूसरे के विरोध में खड़ा होकर जात धर्म के आधार पर एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, ऐसा हम लोग को एक समझ में आता है। तो मुझे ये लगता है कि जात धर्म से ज्यादा हमको मानवता की आज जरूरत है। और ये मानवता अगर हम लोग थिएटर वाले लोग हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है, थिएटर ये बताता है कि इंसान बनना चाहिए, और इंसानों ने इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए। मेरा एक थिएटर जब हम लोग काम करते हैं तो इसमें भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक अनुभव रहा है कि आज भी कास्ट सिस्टम, धर्म की चीजें, या फिर एक हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से आदमी की तरफ देखने का जो नजरिया है वो चेंज नहीं हुआ है। आज भी कई जगह में जिस तरीके से हम लोग बहुजन थिएटर के नाम से ये करते हैं, और परंपरावादी थिएटर ये अलग है। आपने एक वर्ड यूज किया था मुझसे बात करते समय कि हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, ये जो हम्म, बहुजन थिएटर को रिवाइव कर रहे हैं, तो ये रिवाइव वर्ड क्यों लाना पड़ा है, ये थोड़ा मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं, मैं ये चाहता हूँ, ये हमेशा भारत में दो संस्कृति का एक संघर्ष रहा है। जी हम लोग अगर हिस्टोरिकल इसमें अगर हम लोग देखते हैं जी। तो दो विचारों का, दो मतलब दो सोचने वाले जो अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं, उनका संघर्ष हमेशा हमेशा से चलता आ रहा है, और ये संघर्ष आज भी बरकरार है। तो मुझे ये लगता है कि ये कास्ट और ये सारी चीजों को जब तक हम लोग खत्म नहीं करते तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। तो ये अगर चलता रहेगा, और हम अगर चाहते हैं कि कास्ट खत्म होना चाहिए, समता आनी चाहिए, आदमी को आदमी के नजरिए से देखना चाहिए, इसलिए मुझे भी ये थिएटर की भी जरूरत, मुझे उस नजरिए से मुझे जरूरत महसूस होती है आज भी। और जैसे मैं जी रिकंस्ट्रक्ट की बात करता हूँ, तो जो मूल इतिहास जो इस देश का रहा है, वो हम लोग, जरूरतें हमारी कम ज्यादा हो सकती है, हर काल में कुछ ना कुछ चीजें बदलती जाती है, क्योंकि परिवर्तनवादी होता है सब समय जो होता है। लेकिन जो मूल संस्कृति की धरोहर होती है, जो मूल इस देश
की जो विचार क्षमता होती है, कला संस्कृति की जो धरोहर होती है, उसको हम लोग कहीं तो भी पीछे क्यों छोड़े? उसको जी। हम लोग उसको हम लोग मेन स्ट्रीम में क्यों ना लाए? क्यों ना क्योंकि लाए। एक आदमी मेन स्ट्रीम के लिए सालों साल, हजारों साल लड़ रहा है, जी। और कुछ लोग उस पर अपना आधिपत्य लेकर ही बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा आकर उस स्ट्रीम में आकर उनकी बराबरी करे। तो हम्म। ये जो है, ये ये चीजें बड़ा जो है, इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट है जो जो आपने आई थिंक बहुत महत्व का पॉइंट कहा कि जब हम भी बात कर रहे थे कि बहुजन थिएटर, बट आपका कहना है कि ये मेन स्ट्रीम ही है, मेन स्ट्रीम हाँ, से आई हुई एक प्रवाह है। आप इसको एक प्रवाह है। ऑफशूट करके ना देखें, ये अल्टीमेटली हाँ, वापस मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। यानी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मगर आजकल के यूथ थोड़ा सा कहीं का भी आप देखें, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक थोड़ा कमर्शियल भी हो गए हैं, क्योंकि अब लाइफ भी फास्ट हो गई है थोड़ा सा। सबको भी लगता है कि मैं अपने काम धंधे से लग जाऊं, नौकरी पे लग जाऊं। और आर्ट जो है एक पार्ट टाइम, या पेरेंट्स भी आजकल बोलते हैं अरे वो सब बाद में, पहले पढ़ाई कर, पहले नौकरी कर। तो ये सब माहौल के बीच में आपको अच्छे आर्टिस्ट लाना, या ऐसे लोग जिनको अंदर से रुचि हो, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। हम लोग तो थिएटर सबसे पहले तो कमर्शियल नहीं करते हैं। हम लोग पूरी तरीके से वो इंसान को इंसान बनाना है, और उनमें नए विचार की निर्मित हम लोग कर पाए। ये हमारा एक मूल काम हम लोगों का रहा है। और हम लोग फिर तो हमारा तो एक संघर्ष फिर शुरू होता है कि कमर्शियल प्लस सोशल, ये हमारा इस तरीके से फिर नए सिरे से शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है, आज हर आदमी को जो दौड़ रहा है, उसको कहाँ रुकना है, क्या करना है, ये नहीं पता है। सिर्फ उसको कमर्शियल होना है, या फिर मुझे बहुत बड़ा स्टार होना है, या फिर कहे हमको सलमान खान होना है। तो उस और वो बहुत स्पीड में दौड़ रहा है, लेकिन उस दौड़ में कभी वो गिर गया, तो उसकी अगर मेंटेलिटी, उसकी समझ, उसकी सोच ही उसको नहीं उठा पाई, तो उसका कमर्शियल होना ही उसका उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना होता है। ऐसा मैं मुझे लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो पहले अपने मानसिक तौर पर वो प्रगल्भ बने, वो ब्रॉड बने। उससे उसको कहाँ जाना है, किस तरीके का कमर्शियल बनना है। क्योंकि कमर्शियल केवल पैसा कमाना, यही एक सोच आजकल के लड़के या युवा रखते हैं। लेकिन जब तक इस क्षेत्र में हमको स्टैंड होना है, हमको खड़ा होना है, तो हमको तो पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा। और फिर जाके, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस होता है थिएटर का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग एक्टिंग करके मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं खुद 31 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ हजारों युवा और बच्चे काम कर रहे हैं। तो और वो सारे अभी मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, जी मतलब सर। हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, मराठी सीरियल में जी। मुख्य किरदार निभा रहे हैं, हाँ। एकेडमिक जेएनयू जैसे, एनएसडी जैसे, या फिर एफटीआई जैसे जगह पर वो काम वाह। कर रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे में एक सोच है, एक विचारधारा और एक अंदर से परिश्रम एक है। फीलिंग है, बिल्कुल। हाँ, तो एक मुझे ये लगता है कि ये हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कमर्शियल एक शब्द देकर हम्म। मतलब वो कोई अलग हो जाए। वीरेन जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, थोड़ा सवाल लंबा है तो प्लीज बेयर विथ मी। मैं आखिरी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि महात्मा फुले साहब, उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब, जो समस्या जो है, जो कास्ट सिस्टम और ये जो बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं, ये 1850, 1955, 1956, और अब हम 2021 में हैं, इश्यू सेम हम्म, है। अब हम्म, आपका जो माध्यम है थिएटर का, आज के डिजिटल वर्ल्ड में, मगर आज हम्म। के जमाने में थिएटर की कितना बड़ा इम्पैक्ट रह गया है इस टाइप की सोसाइटी को चेंज करने के लिए, या सोसाइटी में अपनी बात रखने के लिए। इम्पैक्ट तो थिएटर जब तक इंसान है तब तक थिएटर रहेगा। और थिएटर का इम्पैक्ट हम लोग केवल इस सोच पर आधारित देखते हैं कि वो कमर्शियली होता है, और सिर्फ वो अपने मनोरंजन के लिए होता है। हम्म। तो ये कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों में भी हम लोग ये बात थिएटर से जता सकते हैं कि थिएटर को इस तरीके से भी हम लोग अ, खड़ा करके उसको आगे ले जा सकते हैं। तो थिएटर की जो जगह है वो कहीं पर भी ग्लोबल हो, या फिर वो पिछला समय हो,
कुछ भी बदला नहीं है, क्योंकि थिएटर ये इंसान के लिए होता है। तो इंसान का मन और दिमाग उस पर एक काम करता है, उस पर एक असर करता है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें बनाई गई है, बनी हुई है ग्लोबलाइजेशन के युग में। लेकिन जो एक्चुअल जो इंसान है, वो इंसान हार्ड मांस से बना हुआ है, खून हम्म। से बना हुआ है। तो हम्म। उनके अंदर की जो भावनाएं होती है, जी। वो तो इंसान की होती है। तो हम्म। अपना काम होता है कि उनको जगाओ, तो वो जग जाएंगे। तो वो समझ जाएंगे अपने आप कि क्या थिएटर का महत्व है और उससे क्या हो सकता है। तो वो नहीं बदल सकता सर, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बात कही, बिल्कुल, क्योंकि अंदर से तो हम वही है ना, शायद जो 150 साल पहले हम्म, के लोग हो या आज के हो, है ना, वैसे ही है हम लोग। आज के हो बिल्कुल। बिल्कुल, आपने हाँ। सही कहा वीरेंद्र जी। और जिस तरह से आप अंदर के इंसान को जगाने का जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपके अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि आपने बुद्धिस्ट थिएटर जो आपने फेस्टिवल किया, बहुत प्यारे उसमें प्लेस भी हुए, और आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा था कि जो चाहे आके उसको देख सके और समझने की कोशिश करे। देख। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आगे भी हम आपके साथ में इसी तरह का इंटरेक्शन करते रहेंगे और आप अपने थिएटर के थ्रू और लोगों की लाइफ्स पे भी इम्पैक्ट करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस वीरेंद्र जी। थैंक यू, गुड। थैंक यू सर।